नमस्कार, मैं हूँ कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। मैं बात कुछ इस तरह से आज शुरू कर रही हूँ कि एक डॉक्टर सेवा की भावना को लेकर डॉक्टर बनता है या बनती है। उसके मन में कहीं न कहीं सेवा का भाव रहता ही रहता है। जब कोई डॉक्टर बनने की सोचता है, तो बड़े-बुजुर्ग उससे कहते हैं कि देखो तुम जो रास्ता चुन रहे हो, वहाँ सेवा भाव का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मन में जरा-सा भी सेवा भाव ना हो, तो यह विषय ना पढ़ो, क्योंकि बिना सेवा भाव के मन से डॉक्टर नहीं बन पाओगे। अब मैं बात कोरोना काल की करने जा रही हूँ, जहाँ डॉक्टरों ने अपने आप को साबित किया कि हाँ, हम में सेवा की भाव है। जहाँ सभी अपने-अपने घरों में बंद हो गए थे, जरा उस मंजर को याद करिए, जब लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स अस्पताल में काम कर रहे थे। उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि उनका पेशा ही कुछ ऐसा है। वो मानते हैं कि अगर जान जाने का डर होता तो वो डॉक्टर नहीं बनते। मैं बात आज एक ऐसे ही डॉक्टर की कर रही हूँ, जिन्होंने कोविड के समय में अपना सब कुछ छोड़ दिया और देखा तो केवल और केवल अपने आम लोगों को, बीमार लोगों को, जिन्हें कोविड हो गया था। कोविड से ग्रस्त लोगों को तो अपने उनके परिवार वालों ने ही छोड़ दिया था। ऐसे में खुद डॉक्टर्स के अभिभावक भी उनसे कहा करते थे कि तुम भी कुछ दिनों की छुट्टी ले लो, काम मत करो, क्योंकि इसमें जान जाने का डर था। उनका कहना था, रूखी सूखी ही खाएंगे, तुम घर में रहो। तुम रहोगे या तुम रहोगी तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो असल डॉक्टर्स थे, उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। अब मैं कोविड की बात को जोड़ रही हूँ डॉक्टर संगीता कौशल मिश्रा से। जी हाँ, ये वही डॉक्टर संगीता मिश्रा हैं जिनकी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। ये वही डॉक्टर संगीता हैं जब वो विराटनगर के कोसी अंचल अस्पताल में काम कर रही थी मेसू के रूप में, और उस समय कोविड का समय था। उन्होंने सब कुछ भुलाकर सेवा में अपने आप को लगाया था। घर के लोगों के लिए कहे, अभिभावक के लिए कहे, तो बच्चे बहुत अहम होते हैं। बच्चों के लिए अपनी माँ बहुत अहम होती है। उनके घर वालों ने भी उन्हें बहुत समझाया, बहुत मनाया कि तुम कुछ दिनों के लिए ये काम छोड़ दो। घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तुम बाहर से आती हो, बच्चे बीमार होंगे, तुम बीमार हो जाओगी। लेकिन संगीता ने किसी की बात नहीं सुनी और वो अस्पताल में ही रहने लगी, ताकि उनके घर जाने से उनके घर के लोग बीमार ना हो, या बाहर वो किसी से अगर मिले तो वो बीमार नहीं हो। इसके लिए उन्होंने अस्पताल में रहना ही ज़रूरी समझा और वो अस्पताल में ही रहने लगी। उनके इलाज से बहुत से कोविड पीड़ित स्वस्थ हुए और अपने घर को लौटे। वो आज भी संगीता कौशल मिश्रा को दुआएं देते हैं। उनके कारण बहुत से लोगों को दोबारा जिंदगी मिली। ये बात वो लोग आज भी स्वीकार करते हैं और आज भी वो उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है उनके सेवा भाव को, उनके काम के प्रति समर्पण को। कितनों की जान बचाई उन्होंने। जिस व्यक्ति ने अपने काम को, अपने पेशा को सबसे आगे रखा, उसका स्वास्थ्य विभाग के सचिव पद पर नहीं आना लोगों को खला है। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। एक ठप्पा तो उन पर लगा ही हुआ है कि वो मधेसी हैं और उस पर भी महिला हैं। मधेसियों का इस पद पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। फिर भी जब डॉक्टर संगीता मिश्रा कौशल के नाम की सिफारिश हुई, तो लोगों को लगा एक बार कि इस बार जीत हमारी ही होगी। जनता जानती है कि वो इस पद के लिए दक्षता रखती हैं, लेकिन सरकार ने मधेसी महिला को देखकर उनके नाम का चयन नहीं किया। सरकार के इस हरकत से मधेसी समुदाय ही नहीं, बल्कि बाकी लोगों के मन में भी गुस्सा है, आक्रोश है। वो जानते हैं कि संगीता मिश्रा के साथ अन्याय हुआ है, उनका हक छीनकर किसी दूसरे को दे दिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन हुआ क्या था, कितने लोगों की सिफारिश
हुई थी इस पद के लिए। तो फागुन 12 गते 2081 को नेपाल सरकार की सिफारिश समिति ने स्वास्थ्य सचिव के लिए 3 अतिरिक्त सचिवों के नामों की सिफारिश की थी। डॉक्टर संगीता कौशल मिश्रा, डॉक्टर विकास देव कोटा और डॉक्टर टंक बाराकोटी। डॉक्टर मिश्रा इस सूची में सबसे वरिष्ठ थी, लेकिन सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उनसे जूनियर व्यक्ति को सचिव बना दिया। सरकार ने जो यह निर्णय लिया है, यह इस बात का सबूत है कि नेपाल सरकार में योग्यता से अधिक राजनीतिक प्रभाव और लैंगिक पहचान को महत्व दिया जाता है। इतना बड़ा भेदभावपूर्ण निर्णय आखिर क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वो एक मधेसी महिला है, मधेसी समुदाय से आती हैं? यदि नेपाल के संविधान की बात की जाए तो 2072 साल संविधान के धारा 18 में समानता के हक में बहुत सी बातें लिखी गई हैं। कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट लिखी गई हैं, जिनमें पहले नंबर में लिखा गया है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, किसी को भी कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। दूसरे में है सामान्य कानून के अनुप्रयोग में मूल, धर्म, नस्ल, जाति, शारीरिक स्थिति, विकलांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक स्थिति, भाषा या क्षेत्र, वैचारिक विश्वास या किसी अन्य सामान्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं तीसरे नंबर पर लिखा गया है कि राज्य, मूल, धर्म, नस्ल, जात, जाति, लिंग, आर्थिक स्थिति, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक विश्वास या किसी अन्य सामान्य आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। तो फिर यह भेदभाव क्यों? संविधान में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है तो वो अपराधी है। तो अपराधी कौन? जिसने संविधान को कुचलने का काम किया है, उसे सजा कौन देगा? सरकार या कानून? कौन है इस अपराध का जिम्मेदार? प्रधानमंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री? प्रधानमंत्री तो देश के जनता के अभिभावक हैं, हम उन तक अपनी शिकायत पहुंचा रहे हैं, वो भी जानते हैं कि गलत हुआ है। तो फिर चुप्पी क्यों? क्या मधेसी सिर्फ वोट के लिए हैं? चुनाव के समय में हमारी जरूरत है सभी को। यदि ऐसा नहीं है तो कांग्रेस माले क्यों चुप हैं? बाकी दल के सांसद क्यों चुप हैं? क्यों कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई? आने वाले समय में हम उन्हें अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, भावी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। फिर उन्होंने क्यों नहीं मधेसी समुदाय की इस महिला के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ आवाज उठाई? तब तो हम कह सकते हैं कि हमारा उपयोग सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए किया जाता है। मधेसी सिर्फ वोट के समय में आपको याद आते हैं। इस गलत निर्णय को लेकर किसी ने भी आवाज क्यों नहीं उठाई? जरा समय का भी ख्याल करें। हम मार्च महीने में हैं और यह महीना महिलाओं का महीना कहलाता है। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर सरकार की ओर से महिलाओं को एक बहुत ही अच्छा उपहार दिया गया, जहां इस समय महिलाएं अपने हक अधिकार की बातें करती हैं, सशक्तिकरण की बातें करती हैं। वही महिलाओं का ये उपहास कि उनकी काबिलियत तक को नजरअंदाज कर दिया गया। सरकार के पास बहुत बड़ा सुनहरा अवसर था तोहफा देने के लिए, लेकिन अफसोस वह दे न सकी। कुछ लोगों ने खुलकर कहा कि महिलाएं भ्रष्टाचार में साथ नहीं देती हैं, वो स्वयं काम करती हैं और करवाती हैं। कहा ही गया है कि यदि किसी क्षेत्र में महिला काम करती हैं या सर्वोच्च पद पर बैठती हैं तो भ्रष्टाचार वहां बहुत कम होता है। तो कहीं सरकार ने इसलिए तो डॉक्टर मिश्रा का चुनाव नहीं किया कि अगर वो सचिव बनकर आएंगी तो न खुद खाएंगी न किसी को खाने देंगी। ये बात तो हम जानते ही हैं कि मधेसियों के साथ हमेशा से अन्याय होता आया है। सत्ता में कोई भी रहे, फर्क नहीं पड़ता है। इस निर्णय से यह साबित हो गया कि हम राजतंत्र में हो या गणतंत्र में हो, हमें देखने का जो नजरिया है वो कभी नहीं बदला है। हम दोयम दर्जे के हैं, यह व्यवहार यही दिखलाता है। हमें हमेशा यही एहसास कराया जाता है कि हम दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। अब मैं नियुक्ति की प्रक्रिया की अगर बात करूं तो नेपाल स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 1997 धारा 19 के तहत होती है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से
उल्लेखित है कि स्वास्थ्य सचिव की नियुक्ति वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए जैसे ही यह खबर आई कि सरकार ने देवकोटा को स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया है, डॉक्टर संगीता मिश्रा ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मिश्रा ने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक से जो यह निर्णय लिया गया है, यह गलत है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सचिव की नियुक्ति वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए थी और मैं सीनियर थी, जिसके हिसाब से सचिव मुझे ही होना था, लेकिन मधेसी होने के कारण मुझे इस पद के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। उन्होंने यहां तक मांग की कि नैतिकता के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने बात के सिलसिले में ही यह भी कहा था कि कांग्रेस, हिमालय और बड़ी पार्टियों को बोलना चाहिए था, पर उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई वक्तव्य नहीं आया है। लेकिन संसद के सदन में कुछ सांसदों ने आवाज उठाई है। यह अन्याय हुआ है। किसी दूसरे को चुना जाना उसे अयोग्य समझना नहीं है, लेकिन जिस वरिष्ठता की हम बात करते हैं पदोन्नति के लिए, उसमें संगीता मिश्रा आगे थी, तो उनका चुनाव होना चाहिए था। कहते हैं देवकोटा स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल के बहुत करीबी हैं, इसलिए उन्हें चुना गया। यानी आपकी दक्षता गई पानी लेने के लिए, यदि आप किसी मंत्री के करीबी नहीं हैं। अब करीबी के कारण से वो चुने गए हैं या फिर नजराना, इसकी तो छानबीन होनी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि हर अन्याय को, गलत को अब हम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। हम आवाज उठा रहे हैं। एक संगीता कौशल मिश्रा के लिए यह आवाज नहीं है, यह आवाज हम उठा रहे हैं अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए। हमारे पूर्वज भी इसी भेदभावपूर्ण नीति के शिकार हुए हैं। आज हम हो रहे हैं, कल हमारी आने वाली पीढ़ी होगी। इसलिए जो लोग चुप हैं, अपनी चुप्पी को तोड़ें। ये एक संगीता के साथ आज हुआ है, कल औरों के साथ और आपके साथ भी हो सकता है। सावधान, ये हमारे हक और अधिकार की बात है। यहाँ हमारा बोलना लाजमी है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है? आप अपने सुझाव, सलाह हमें अवश्य भेजें। हमें आपके सुझाव और सलाह की आवश्यकता है। यदि यह कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।